नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का। ठीक है, फ्रांस की क्रांति। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के वीडियो बना लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैं लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। तो देखो, पहले हम फ्रांस की स्थिति देख लेते हैं। फ्रांस कहाँ पे? फ्रांस, ये यूरोप का मैप बता रखा है मैंने, और ये है फ्रांस। ठीक है, अब ये फ्रांस है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ का राजा है वो अपनी सेना को पेरिस के अंदर बुला लेता है, और लोगों में ये अफवाह फैल जाती है कि जो राजा है या जो सम्राट है वो सेना को बुलाकर ओपन फायर करने वाला है लोगों पे। तो अब क्या होता है कि जो ये लोग हैं, लगभग 7,000 स्त्री पुरुष, लगभग 7,000 स्त्री पुरुष 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के जो टाउन हॉल है उसके सामने इकट्ठा होकर जनसेना का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो, ये जनसेना क्या करती है? ये जनसेना क्या करती है कि ये जो हथियार है उसकी खोज में बहुत सारी सरकारी इमारतों में घुस जाती है, उन इमारतों में तोड़ फोड़ करने लग जाती है। इसके साथ साथ ही इसने क्या किया कि एक किला था, राजा की एक निरंकुश शक्ति का प्रतीक माना जाता था, बास्तील का दुर्ग। ठीक है, अब ये दुर्ग में क्या करते थे कि राजनीतिक कैदियों को यहाँ पर रखा जाता था। तो बास्तील के किले को तोड़ दिया, यहाँ का जो संरक्षक था उसको मार दिया गया, और यहाँ के जो कैदियों को छुड़ा दिया गया। और यहाँ क्यों किया ये सारा? क्योंकि उनको संभावना थी कि यहाँ पर हमें गोला बारूद मिल सकते हैं, और ये किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, इसलिए इसको तोड़ दिया। और इसके जो टुकड़े थे वो बाजार में बेच दिए कि जो भी लोग एक निशानी के रूप में रखना चाहे वो रख सकता है। इस तरीके से अब ये जो विद्रोह है, ये क्रांति, ये पेरिस के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलने लग जाती है। क्या होता है कि 1774 में जो लुई 16 है, बुर्बो राजवंश का, वो नया शासक बनता है फ्रांस का। जो आप चित्र देख पा रहे हो ये लुई 16 का है। अब ये 20 वर्ष की उम्र में क्या होता है, इसका विवाह हो जाता है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट के साथ, विवाह हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये शासक बनता है ना, तब जो फ्रांस का राजकोष था वो बिल्कुल खाली था। यहाँ की जो ट्रेजरी थी वो खाली हो जाती है। क्यों खाली हो जाती है? कि एक तो जो फ्रांस के जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ रहे थे। इसके साथ साथ ही जो वर्साई के महल थे उनमें बहुत ज़्यादा ये खर्चा करते थे। इसके साथ ही क्या होता है कि जब ये राजा बनता है, लुई 16 राजा बनता है, तब ये जो अमेरिका की जो 13 बस्तियां हैं उसको स्वतंत्र करवाने के लिए उसको सहायता करते हैं। किसके विरुद्ध? इंग्लैंड के विरुद्ध। इंग्लैंड इनका शुरू से ही दुश्मन रहा है, तो इंग्लैंड का शासन था अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका को स्वतंत्र करवाने के लिए ये अमेरिका का साथ देते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो कर्ज है, जो फ्रांस का कर्ज है और ज़्यादा बढ़ जाता है, और कर्ज बढ़कर 2 अरब लिवरे हो जाता है। लिवरे यहाँ की करेंसी थी, जिस प्रकार इंडिया की करेंसी रुपया है उस तरीके से यहाँ की लिवरे थी। और इसके साथ ही क्या होता है कि जो जो कर्जदार थे वो यहाँ से जो पैसा है वो हाई इंटरेस्ट लगाते थे और वो मांगने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि अब इसको पैसे कमाने थे, पैसे आने के लिए ये क्या करेगा? टैक्स लगाएगा। टैक्स लगाने के लिए क्या होता था कि इनसे राजा अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर टैक्स नहीं लगा सकता था। टैक्स लगाने के लिए उसको स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी और उसमें बिल पास करवाना पड़ता था। अब देखो, इस टाइम पे जो फ्रांस का समाज था वो 3 पार्ट में डिवाइड था, 3 वर्गों में डिवाइड था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन लोग आते थे? पादरी वर्ग, जो चर्च से संबंधित होते थे। अंग्रेजों में जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो चर्च को मानते हैं, तो वो चर्च में जो वर्क करने वाले जो लोग थे, पादरी वर्ग में आते थे वो। इसके अलावा सेकेंड जो स्टेट था उसमें कुलीन वर्ग लोग आते थे, जो राजा थे या राजा के जो सगे संबंधित थे, जो जमींदार वर्ग लोग थे, जो कुलीन वर्ग इसमें आते थे। तृतीय स्टेट में को भी 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा था। व्यवसायी, व्यापारी, जो वकील, कर्मचारी थे, ये बड़े जो लोग थे इसमें आते थे ऊपर वाले पार्ट में। और इसके अलावा किसान, कारीगर जो थे इसमें आते थे। इसके अलावा जो छोटे किसान और भूमिहीन जो मजदूर और जो नौकर थे वो भी किसके अंतर आते थे? इसके अंतर आते थे तृतीय स्टेट में। अब देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो प्रथम स्टेट और जो द्वितीय स्टेट है उसको बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस तरीके के यहाँ पर इनको विशेषाधिकार मिले हुए थे। जबकि टैक्स देने का काम कौन करता था? केवल तृतीय स्टेट ही केवल टैक्स देता था। अब क्या होता है कि दिक्कत होने लग जाती है। अब ये जैसे ही टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं तो इस तरीके का यहाँ पर दिक्कत स्टार्ट होने लग जाती है। अब देखो, 2 टैक्सों की अपन बात करते हैं। टाइद क्या होता था? एक धार्मिक कर था जो चर्च को देना पड़ता था।
अपनी उपज का 1/10% किसानों को किसको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था, और ये टाइद कर कहलाता था। ठीक है, ये चर्च देखिए, आपको ये याद रखना है, दोनों कर। टाइल कर था, ये सरकार को देना पड़ता था, राजा या सरकार को देना पड़ता था। इसके अलावा और भी कर लगे हुए थे यहाँ पे, जैसे नमक कर हो गया। नमक कर के अलावा और भी जो तंबाकू कर है ये लगा हुआ था। टाइट कर 1/10 देना होता था। वाला है वो जीने के लिए संघर्ष होने वाला है। देखो, फ्रांस की जो जनसंख्या है 1715 में 2.3 करोड़ थी, लेकिन अब 1789 में बढ़कर ये 2.8 करोड़ हो जाती है। अब देखो, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी उस तरीके से अनाज की जो मांग है वो भी बढ़ जाती है। अनाज की मांग बढ़ने पर जो पाव रोटी होती है, जो ब्रेड होती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की मांग बढ़ेगी ना तो उसकी कीमतें भी बढ़ जाती है। अब देखो, ज़्यादातर जो लोग थे ना यहाँ पर कारखानों में काम करते थे। अब कारखानों में वो लोग काम करते थे तो उनका वेतन तो फिक्स होता था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही थी उनका वेतन उस तरीके से बढ़ नहीं रहा था। अब क्या होगा, वो दोनों टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब इस तरीके से क्या होगा कि अमीर जो है वो और ज़्यादा अमीर होता जाएगा, और जो गरीब है और ज़्यादा गरीब होता चला जाता है। अब बहुत सी बार क्या होता है कि जो किसान हैं उनकी भी फसल ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार सूखा पड़ जाता था, बारिश ही नहीं आती थी बिल्कुल। बहुत सी बार ओले वगैरह जो गड़े हैं वो पड़ जाते थे। इससे क्या होता है कि फसल ख़राब हो जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो खाद्य संकट है वो उत्पन्न होने लग जाता है। बहुत सी बार यहाँ पर खाद्य संकट उत्पन्न हो जाता है। अब देखो, खाद्य संकट उत्पन्न होने पर किस तरीके से यहाँ पर वर्क होता है, ये एक हमारी जो NCERT है उसमें दे रखा है एक इमेज। देखो, अब जैसे कि फसल खराब होगी तो क्या होगा, अन्न का अभाव हो जाएगा, मतलब जो अन्न है उसका कमी हो जाएगी। अब अन्न की कमी हो जाएगी तो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ेगी तो अब जो गरीब लोग हैं वो पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। पाव रोटी खरीद नहीं पाएंगे तो उनका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी तरफ दे रखा है कि जैसे ही गरीब पाव रोटी नहीं खरीदेंगे तो फिर खाद्य दंगे होंगे। अब क्या हो जाता है कि महामारी आएगी, और महामारी आने के बाद मृतकों की संख्या में भी वृद्धि होगी, ठीक है, और इधर खाद्य दंगे होंगे तब भी मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी। अब देखो क्या होता है कि जो मध्य वर्ग है, अब मध्य वर्ग क्या करता है, इन जो ये विशेषाधिकार है उनको समाप्त करने की एक कल्पना करने लग जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि ये कल्पना इन विशेषाधिकारों की को ख़त्म करने की पहले भी आवाज़ उठाई थी किसान व मजदूरों ने आवाज़ उठाई थी इस बढ़ते टैक्स के बारे में, लेकिन उनकी जो बात है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, और इतना उनके द्वारा जो आंदोलन किया था इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पर नहीं हुआ। अब इसमें बदलाव लाने की जो जिम्मेदारी लेते हैं वो तृतीय स्टेट जो था उसके शिक्षित और जो साधन संपन्न लोग थे जिनके पास पैसे अच्छी मात्रा में थे वो लेते हैं। अब इनमें कौन कौन आता है, जो शिक्षित और साधन संपन्न लोगों में जैसे वकील हो गए, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी, जैसे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर ये करने लग जाते हैं, क्रांति करने लग जाएंगे। अब देखो, बहुत से जो वहाँ के दार्शनिक थे जैसे जॉन लॉक हो गया, जियो जाक हो गया, रूसो है, इनके विचारों के आधार पर स्वतंत्रता, समान नियम तथा अवसर आधारित समाज की कल्पना की ये बात मानते थे। इनका मानना था कि जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं होते, और योग्यता जो होनी चाहिए वो सामाजिक हैसियत का आधार होनी चाहिए। योग्यता के आधार पर ही सामाजिक हैसियत होनी चाहिए। इस तरीके से इन जो दार्शनिक थे इनके विचार फैलने लग जाते हैं। अब देखो, जो जॉन लॉक थे इन्होंने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नामक एक बुक लिखी थी। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नामक एक इनके द्वारा बुक लिखी गई थी। इनमें जो राजा के सिद्धांत थे, जो राजा के निरंकुश सिद्धांत थे, उनकी खंडन किया है। उनका मानना था कि देवीय तथा निरंकुश जो राजा है उसके ऐसे कोई सिद्धांत नहीं हुआ करते हैं। और इसके अलावा एक और मॉन्टेस्क्यू थे, इनके द्वारा बुक लिखी गई थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। अब इसमें क्या हुआ था, द स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या किया इनके द्वारा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जो है उनमें शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पास शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। राजा के पास केवल एक व्यक्ति के पास ही शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। शक्तियों का विभाजन इन 3 चीज़ों में किया। अब देखो, रूसो भी एक इम्पोर्टेंट नाम आता है, इनके द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था। अब इन सारी विद्वानों की जो बातें थी, उनकी जो चर्चा थी वो कॉफी हाउस, सेलोन और गोष्ठियों में इनके विचारों पर बहस हुआ करती थी। देखो, अब इससे पहले वाले हम जो वीडियो है उसमें हम एस्टेट जनरल के बारे में देख चुके थे। अब देखो, जो एस्टेट जनरल थी वो क्या थी। सम्राट को कर लगाने से पहले क्या होता था कि एस्टेट जनरल की अनुमति लेनी पड़ती थी।
जो सम्राट है वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या नहीं लगा सकता था, कर नहीं लगा सकता था। अकेला सम्राट अपनी इच्छा के अनुसार कर नहीं लगा सकता था। अब क्या होता है कि जो स्टेट जनरल है उसकी अंतिम बैठक हुई थी 1614 में, 1614 में लास्ट बैठक हुई थी स्टेट जनरल की। ठीक है, अब लास्ट बैठक स्टेट जनरल की 1614 में होती है। अब क्या होता है कि राजा को कर लगाने थे, क्योंकि उसके पास पैसे वगैरह तो खत्म हो चुके थे, उसकी ट्रेजरी खत्म हो चुकी थी। तो कर लगाने के लिए वो 5 मई 1789 को क्या बुलाता है, बैठक बुलाता है। किसकी बैठक बुलाता है? स्टेट जनरल की। अब देखो स्टेट जनरल की बैठक बुला लेता है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट थे, इसमें से प्रथम जो स्टेट था उसमें से 300 सदस्य चुने जाते हैं, द्वितीय से भी 300 सदस्य चुने जाते हैं और तृतीय से चुने जाते हैं 600। अब इस तरीके से इनकी सदस्य संख्या होती है, लेकिन बहुत ही अलग टाइप का यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम था, अलग टाइप का था। आगे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके का यहाँ पर वोटिंग सिस्टम है। यहाँ पर व्यक्ति वोट नहीं होके क्या होता था, पर व्यक्ति यहाँ पर वोट नहीं होता था, जबकि किस तरीके से वोटिंग सिस्टम हुआ करता था, यहाँ पर केवल जो वर्ग है, एक वर्ग का एक वोट हुआ करता था। अब देखिए क्या होता था कि जो तृतीय स्टेट है इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो शिक्षित और जो समृद्ध लोग कर रहे थे। इसमें जो किसान, औरतें, जो कारीगर था, उनका तो बेचारों का प्रवेश भी वर्जित था। केवल जो ये लोग हैं इनकी शिकायतें ये 40,000 पत्रों में लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए थे और इनको पीछे खड़ा किया था। जो ये तृतीय स्टेट है इनके लोगों को बिठाया नहीं था, जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे बैठे हुए थे। अब क्या होता है कि देखो जो स्टेट जनरल है उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रति व्यक्ति एक वोट न होकर एक वर्ग का एक वोट होता था। इस तरीके से यहाँ पर 3 वोट होते थे और जो 2 वोट जिसके आ जाते थे वो उस विजय होता था, मतलब उसी की बात मानी जाती थी। तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट तो हमेशा से साथ रहते थे, क्योंकि उनको उनको बहुत सारे विशेषाधिकार मिलते थे। तो अब क्या होता है कि जो तृतीय स्टेट है वो क्या मांग करता है कि प्रति व्यक्ति एक वोट होना चाहिए। इस तरीके का वर्ग वाला वोट नहीं चलेगा, लेकिन इस मांग को जो सम्राट है वो अस्वीकार कर देता है। अब अस्वीकार करने के बाद जो ये जो स्टेट जनरल की जो तृतीय सदन के जो लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं और हॉल से जो बाहर आ जाते हैं, हॉल से बाहर आ जाते हैं। और ये 20 जून 1789 को क्या करेंगे, 20 जून 1789 को तृतीय स्टेट के जो लोग हैं वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं, वर्साई के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। इस तरीके से ये अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। ये याद रखना है कि कहाँ पे इकट्ठा होता है, 20 जून 1789 को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में। अब देखो, अब इनके द्वारा एक शपथ ली जाती है कि हम जब तक इस असेंबली को भंग नहीं करेंगे तब तक राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला या राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान अपन लोग नहीं बना लेंगे। अब इसमें जो ये जो शपथ है, ये जो तृतीय स्टेट है यहाँ पर इनका नेतृत्व कर रहे थे मिराबो और आबेसिये। और देखो आबेसिया कौन था? एक पादरी था। जो तृतीय स्टेट क्या है इस नाम से पैम्पलेट इसके द्वारा लिखे गए थे। हालांकि ये पादरी था लेकिन किसका साथ दे रहा था? तृतीय स्टेट का। और जो मिराबो था वो कौन था? कुलीन वर्ग का था, लेकिन सामंती जो विशेषाधिकार है इनको ये समाप्त करना चाहता था। तृतीय स्टेट क्या है, ये किसने लिखे थे, ये थोड़ा ध्यान रखना आबेसिये का। अब देखो क्या होता है कि जो नेशनल असेंबली है अब संविधान बनाने लग जाती है। नेशनल असेंबली तो क्या करती है? संविधान बनाने में व्यस्त हो जाती है। अब लेकिन क्या होता है कि जो पूरा फ्रांस है उसमें आंदोलन चल रहे थे। इस समय क्या होता है कि जो फसल खराब हो जाती है, अत्यधिक ठंड के कारण क्या होती है, फसल खराब हो जाती है। जैसे ही फसल खराब होती है तो ब्रेड की जो कीमत है वो बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रेड की कीमत बढ़ जाएगी। अब क्या होता है कि जो दुकानदार है वो मुनाफा कमाने के लिए जमाखोरी करते हैं। अपने यहाँ पर टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं ना, वो जमाखोरी कर दी जाती है, बेचते नहीं, उनको सप्लाई टाइम पे नहीं देते हैं। अब क्या होता है कि इससे क्या है कि जो महिलाएं लाइन बनाकर ब्रेड खरीदने के लिए लाइन बना के खड़ी हुई थी, अब उनको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और वो जो बेकरी वाली जो दुकान है जहाँ पर ब्रेड वगैरह मिलते हैं उस पर अटैक कर देती है, उस पर दावा बोल देती है। अब क्या होता है कि दूसरी तरफ जो राजा था वो क्या करता है कि जो सेना थी उसको पेरिस में बुला लेता है। अब क्या होता है, इससे जो जनता है वो क्रोधित हो जाती है और 14 जुलाई को वो किस पे अटैक कर देती है, जो बास्तिल का किला है उसको ध्वस्त कर देती है। अब ये सारी अफवाहें ग्रामीण इलाकों में अफवाहें फैल जाती है कि जो जमींदार है वो फसल खराब करने हैं तो
डकैत और लुटेरों को के गिरोह बुला रहा है। अब इससे नाराज हो जाते हैं किसान और वो क्या कर देते हैं कि जो गांव में जो जमींदार वगैरह थे उनके किलों पर आक्रमण कर देते हैं। अनाज के जो भंडार थे, अनाज के भंडारों को ये लूट लेते हैं और लगान वाले जो दस्तावेज हुआ करते थे उनको क्या कर दिया जला दिया। अब जो जमींदार थे वो जमींदार और जो कुलीन लोग थे वो अपने जागीरें छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते, कोई तो विदेश भाग जाता है। अब क्या होता है कि इन सारे जो लफड़े हो रहे थे इनसे राजा तंग आ चुका था और आखिरकार राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है और अब राजा के ऊपर कुछ थोड़ा जो जो अंकुश है वो संविधान का हो जाता है। अब क्या होता है कि बात आती है 4 अगस्त 1789 को। इस दिन को फ्रांस के जो इतिहास है उसमें हमेशा याद रखेंगे लोग, क्योंकि इस दिन सामाजिक सुधार क्रांति हुई थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है। देखो सामंत कौन होते हैं? राजा और प्रजा के बीच में जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने वाले जो लोग हैं, वो बीच वाले जो लोग हैं ना, वो सामंत कहलाते हैं। इसी दिन क्या होता है कि पादरी वर्ग जो है उसके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। पादरियों के भी विशेषाधिकार क्या कर दिए जाते हैं? समाप्त कर दिए जाते हैं। इसके अलावा और यहाँ पर क्या होता है कि जो धार्मिक कर हुआ करते थे, जो धार्मिक कर थे टाइद, वो भी हटा दिया गया। और इसके अलावा और भी जो इस दिन सुधार हुआ उनमें और क्या था, चर्च की जो संपत्ति थी वो जब्त कर ली, चर्च की भूमि जब्त कर ली जाती है। और इससे क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा इनको संपत्ति, लगभग 20 अरब जो लिवरे है वो संपत्ति इनके हाथ में लगती है, सरकार के पास आ जाती है। इतनी जो संपत्ति है वो सरकार के पास आ जाती है। अब क्या होता है कि जो आगे देखिए, इस तरीके से सरकार के पास आ जाती है। देखो अब क्या होता है कि फ्रांस जो है वो संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है, मतलब यहाँ पर राजा भी होता है और संविधान भी होता है। अब देखो 1791 में नेशनल असेंबली क्या बना लेती है? संविधान बना लेती है जो राजा की शक्तियों को कम करता है या सीमित करता है। देखो अब इससे पहले हमने वीडियो देखा था कि किस प्रकार से फ्रांस में क्रांति स्टार्ट हुई है। अब ये जो संविधान है ये फ्रांस में जो राजा है उसकी शक्तियों को क्या कर देगा? कम कर देगा। अब जो शक्तियां हैं वो केंद्र की जगह, अब जो शक्तियां हैं उसका विकेंद्रीकृत हो जाएगा। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में जो शक्तियां हैं उसका विभाजन हो जाएगा। पहले केवल केंद्र के पास शक्तियां थी, मतलब राजा के ही पास शक्तियां थी। अब देखो किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका बनाई है। किस तरीके से इसका चुनाव होता है ये देख पा रहे हो आप। सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिकों से चुनाव होता है और एक दूसरे पर ये नियंत्रण का रखते हैं। जैसे नेशनल असेंबली सम्राट पर नियंत्रण रखती है, ठीक है, और जो नेशनल असेंबली है वो मंत्रियों पे भी नियंत्रण रखती है, जबकि सम्राट क्या करता है? नेशनल असेंबली पे नियंत्रण रखता है। तो ये चेक एंड बैलेंस वाली बात हो गई। तो अब क्या होता है कि जो कानून बनाने का जो अधिकार था वो किसके पास था? नेशनल असेंबली के पास था। देखो नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी जाती थी, क्योंकि कुछ जो व्यक्ति है वही चुनते थे इसको, पैसे वाले व्यक्ति। तो पहले क्या होता है कि जो नेशनल असेंबली है इसमें सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक होते थे। सक्रिय नागरिक कौन है ये आगे हम बात करने वाले हैं, और निष्क्रिय नागरिक कौन है ये भी हम बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले सक्रिय नागरिक जो है वो एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते हैं, मतलब सारे जो सक्रिय नागरिक है वो लगभग 50,000 के आसपास जो नागरिक है उनका चुनाव करते हैं, एक समूह का चुनाव करते हैं। फिर ये जो ये नागरिक समूह है ये नेशनल असेंबली में सदस्यों को चुनता है। ये देख पा रहे हो आप, जो सामने पिक से आप समझ पा रहे हो। देखो फ्रांस में जो लोग हैं उनको वोट देने के लिए 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, एक तो सक्रिय नागरिक, एक था निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक कौन थे? वो नागरिक जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। देखो यहाँ पर केवल पुरुष नागरिक, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, चाहे वो कितने ही पैसे कमाती हो या कितनी ही अच्छी समझदार हो, ठीक है। अब देखो पुरुषों में भी किसको 25 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देता हो। 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो कर देता था उसी को क्या था? वोट देने का अधिकार था। अब देखो दूसरा आता है निष्क्रिय नागरिक। कौन थे? महिलाओं और जो बाकी पुरुष है उनको निष्क्रिय नागरिक माना गया। इनको वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब देखो
निष्क्रिय नागरिक हो गया। और इसके साथ ही इसमें बच्चे भी आते थे, वैसे वो क्लेरिफाई हो गया ना अपने को 25 से कम तो वैसे दे ही नहीं सकते थे। तो चाहे कितनी पढ़ी लिखी महिला हो, चाहे कितनी अमीर महिला हो, उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। देखो, असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए आपको उच्च श्रेणी का करदाता होना चाहिए। अब आप ऐसे ही चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको बहुत ही उच्च श्रेणी का क्या होना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा आप टैक्स देते हो, वही चुनाव लड़ सकता था असेंबली का, नेशनल असेंबली का चुनाव वही लड़ सकता था। आ गई बात समझ में आपको यहाँ तक? आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं संविधान किस तरीके से वर्क करता था इनका। देखो, जो पुरुष व नागरिकों की घोषणा पत्र के साथ ये संविधान, यहाँ का संविधान प्रारंभ होता है। पुरुष व नागरिकों का जो घोषणा पत्र था उसके साथ ये प्रारंभ होता है। अब देखो, इस जो संविधान है इनका, इनमें इसमें क्या क्या मेन जो प्रावधान थे वो क्या थे? जीवन जीने का अधिकार इसमें इनको दिया गया था। जीवन जीने का अधिकार, सभी को जीवने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की, बोलने की स्वतंत्रता सबके पास होना चाहिए। अभिव्यक्ति मतलब बोलने की, कोई भी अपनी बात रख सकता है, उसकी स्वतंत्रता। और समान कानून का अधिकार, मतलब कानून पर समान अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों में आपस में कानून को लेकर मतभेद हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। और ये जो अधिकार थे ये नैसर्गिक या अराणीय अधिकार थे, जो जन्म से प्राप्त होते थे। अराणीय जो मतलब जिनको हटाया नहीं जा सकता, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, प्रकृति से ये प्राप्त होते हैं, जो जन्म से ये प्राप्त होते हैं। और इन जो कानून है, ये जो अधिकार है, ये जो अधिकार है, इनकी रक्षा करना किसका कर्तव्य होगा? राजा का कर्तव्य होगा, या जो राज्य है उसका कर्तव्य ये होगा। अब देखो कौन कौन से अधिकार है, साइड में आप देख सकते हो। अब इसके बाद देखिए कुछ जो सिंबल्स थे उन वो क्या दर्शाते हैं। कुछ सिंबल्स यहाँ पर दे रखे हैं, वो क्या क्या है देखिए। एक तो टूटी हुई जंजीर जो ऊपर ही ऊपर देख पा रहे हो, ये क्या है? दासों को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग किया जाता था, ये टूटी हुई दिखाई गई है। इसका मतलब है कि दास जो है वो आज़ाद हो चुके हैं। एक ये छड़ दे रखी है, बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर है। ये गट्ठर, पूरी गट्ठर एक साथ बंधा हुआ है, ये दिखाता है कि एकता में बल है और अपने को एक रहना है। और ये त्रिभुज की आकृति में एक आंख दे रखी है। इसमें क्या होता है कि जो सूर्य की जो रोशनी है वो मतलब अंधकार को प्रकाश में लेके आएगी, अंधकार मिट जाएगा। और ये एक राजदंड है जो सही सत्ता का प्रतीक है। इसके अलावा एक अंगूठी टाइप में बनी हुई है, जो ये सनातनता का प्रतीक है। मतलब कभी भी ये जो एक चीज़ खत्म नहीं होगी। ये अंगूठी का जो देखिए कोई छोर नहीं है, इसका कोई छोर नहीं है। इसके अलावा देखिए ये जो लाल फ्राइजियन टोपी है, ये दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाती थी। और नीचे नीला सफ़ेद लाल रंग जो फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है, वो उसके बारे में बताया गया है। डेनू वाली स्त्री है, ये कानून का मानवीय रूप इनके द्वारा किया गया है। तो देखो क्या होता है कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन होता है और गणतंत्र की यहाँ पर स्थापना होती है। देखो फ्रांस जो था वो संवैधानिक राजतंत्र बन गया था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा। अब देखो संवैधानिक राजतंत्र बनने के बाद भी जो वहाँ का राजा था वो प्रशा के साथ गुप्त संधियाँ कर रहा था कि किस तरीके से वापस जो राजा की जो पावर है उसको बरकरार रखा जाए। अब क्या होता है कि जो नेशनल असेंबली है उसको इसकी खबर लग जाती है और अप्रैल 1789 में परसा और जो ऑस्ट्रिया है उसके विरुद्ध ये युद्ध की घोषणा कर देती है। देखो इन चित्र का माध्यम से समझिए ऑस्ट्रिया और जो परसा है वो कहाँ पे है। अब देखो हालांकि राजा क्या कर रहा था, गुप्त संधियाँ करने लग जाता है, लेकिन इसकी पता किसको लग जाता है? वहाँ की नेशनल असेंबली को लग जाता है। अब देखो जैसे ही ये बात पता चलती है तो लोग क्या होते हैं कि वॉलेंटियर के रूप में सेना में भर्ती होने लग जाते हैं और जो जनता है वो मार्सिले गीत गाने लग जाती है, जो किसके द्वारा लिखा गया था? रोजेट दी लाई के द्वारा लिखा गया था। इसके साथ अन्य देशभक्ति जो गीत है वो लोगों के द्वारा गाए गए। और ये जो मार्सिले है ना, ये सर्वप्रथम मार्सिलेस के स्वयं सेवकों ने गाया था, इस कारण इसे मार्सिले कहा गया। और ये जो मार्सिले है वर्तमान में फ्रांस का राष्ट्रगान भी है। राष्ट्रगान भी है। अब देखो जो पुरुष है वो तो युद्ध में चले जाते हैं, अब जो सारी जिम्मेदारी है वो महिलाओं के ऊपर आ जाती है। कौन कौन सी जिम्मेदारी? जैसे परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना या परिवार की जो आर्थिक संबंधी जो भी व्यवस्था थी ना वो किसको करनी पड़ती थी? महिलाओं को करनी पड़ती थी। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही 1791 में केवल जो अमीर लोग थे उन्हीं को राजनीतिक अधिकार मिले हुए थे। जो जैसे बड़े लोग ही चुनाव लड़ सकते थे और जिनके पास पैसे थे वही वोट दे सकते थे। ये सारे अधिकार केवल अमीर आदमी को मिले हुए थे। और अब क्या होता है कि जो सरकार जो
रूल्स बनाती थी या जो कानून बनाती थी, उन पर जो नीतियाँ इनके द्वारा लाई गई थी, उन पर बहस हुआ करती थी। ठीक है, अब देखो जो बहस थी उनमें सबसे मेनली जो जैकोबियन क्लब है वो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन करता था। ठीक है, जैकोबियन क्लब कौन था? जैकोबियन क्लब था ये पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट से सेंट जेकब के नाम पर इसका जो नाम था वो जैकोबियन क्लब पड़ा था। ठीक है, अब इसमें कौन लोग शामिल होते थे? कम समृद्ध लोग इसके सदस्य हुआ करते थे। इनमें जैसे दुकानदार हो गए, कारीगर हो गए, जूते बनाने वाले हो गए, नौकर हो गए, मजदूर हो गए, छपाई करने वाले हो गए, ये सब लोग इनमें शामिल थे। हाल मतलब जो समाज के जो कम समृद्ध वाले जो तबका है वो इसमें आता था, और इनका जो नेता था वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था। तो ये याद रखना, जैकोबियन क्लब के बारे में थोड़ा आप सब चीज़ें याद रखना, कौन था, किस क्या हुआ करता था। अब देखो जो कुलीन वर्ग थे वो ब्रीचेस पहना करते थे, और ये लोग उनसे अलग दिखने के लिए धारीदार लंबी पतलून पहनने लगे, क्योंकि ये लोग इनसे अलग दिखना चाहते थे। ठीक है, आगे बात समझ में। जैकोबियन को इसलिए सो कुलांत भी कहा जाता है। सो कुलांत का मतलब होता है बिना घुटने वाले। मतलब ये देखो पूरे आप जैसे चित्र में देख पा रहे हो किस तरीके से धारीदार लंबे कुर्ते वगैरह पहने जाते हैं इनके द्वारा, पतलून पहनते हैं। अब इसके अलावा लाल रंग की टोपी भी ये लोग पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा भी था। अब देखो लेकिन जो ये लाल टोपी है महिलाओं को पहनने की अनुमति नहीं थी, केवल पुरुष लोग ही इसे पहन सकते थे। अब देखो 1792 में जैकोबियन जो है वो पेरिस के लोगों के साथ मिलकर हिंसक आंदोलन करते हैं। जो जैकोबियन क्लब के जो लोग हैं वो पेरिस के लोगों के साथ मिलकर हिंसक आंदोलन करते हैं, और ट्यूलेरिए के जो महल है उस पर आक्रमण कर राजा तथा उसके परिवार को बंदी बना लेते हैं, जबकि वहाँ के जो सैनिक वगैरह थे, जो सेनापति थे, उनको मार दिया जाता है और राजा को जेल में डाल देते हैं ये लोग। अब क्या होगा, जैसे ही इन्होंने डाला, अब यहाँ पर नए तरीके से चुनाव करवाए गए, जो असेंबली है उसका नए तरीके से चुनाव करवाए गए, और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। देखो ये याद रखना है आपको किस तरीके से ये सेकंड बार चुनाव हुए, संविधान में बदलाव हुए। लेकिन हालांकि अभी भी जो महिलाएं थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। देखो जो नई असेंबली बनी उसको इनके द्वारा जो नाम दिया वो क्या दिया गया, कन्वेंशन नाम दिया, और 21 सितंबर और 1792 को राजतंत्र को समाप्त कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। गणतंत्र क्या होता है, समझिए गणतंत्र क्या होता है। देखो गणतंत्र में क्या होता है कि सरकार तथा उसका जो सर्वोच्च प्रमुख है, वो जो प्रमुख है वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, जबकि राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में हेरिडेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अब लुई 16 को क्या किया जाता है, न्यायालय के द्वारा राजद्रोह का केस इसके ऊपर चलाया जाता है, और 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में इसको सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती है। कुछ समय बाद ही जो इसकी रानी थी मेरी एंटोनेट, उसको भी इसी तरीके से फांसी दी जाती है, और यही हाल इसकी जो रानी थी उसका होता है। इस तरीके से ये राजा का टाइम खत्म हो जाता है और अब स्टार्ट होता है आतंक का शासन। देखो फ्रांस का जो इतिहास है उसमें 1793 से 94 का जो काल है वो आतंक के शासन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इस टाइम पे जो नेता था मेनली फ्रांस का वो था रॉबस्पियर। देखो जो रॉबस्पियर है उसने बहुत अधिक कठिन नीतियां अपनाई। अब ये क्या करता था, जो भी गणतंत्र के विरुद्ध था, चाहे पादरी हो, कुलीन हो, दूसरी पार्टी के लोग हो, या अपनी खुद की पार्टी के जो सदस्य थे जो उनसे असहमत थे, उन सभी को जेल में डाल दिया, और इनके ऊपर जो क्रांतिकारी न्यायालय है उसमें केस चलाया जाता था। अगर इनमें से जो भी दोषी पाया जाता था उसको गिलोटिन चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन क्या थी, एक मारने की एक मशीन हुआ करती थी जिस पे पोल पे ऊपर एक आरी लगी हुई होती है, और नीचे देखो किस तरीके से बनी हुई थी, ऊपर से ये आरी छोड़ने पर इस सर कट जाता था। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा बनाई गई थी, इस कारण इसका नाम गिलोटिन रखा गया। आगे बात समझ में आई थिंक आपको यहाँ तक। अब आगे देखो, अब इसने क्या क्या काम किए। जो रॉबस्पियर है इसकी सरकार ने क्या काम किए, सरकार ने क्या किया, मजदूरी की कीमत, मैक्सिमम मजदूरी की कीमत जो थी वो तय कर दी। इसके अलावा जो मांस व पाव रोटी जो ब्रेड हुआ करता था उसकी राशनिंग कर दी।
राशन की दुकान पे मिलना स्टार्ट हो गया। और जो किसान थे उनको शहर में तय कीमतों पर एक कीमत फिक्स कर दी, उस पर अनाज बेचने के लिए विवश किया गया। और लोग जो थे महंगे आटे की जगह, जो आटा महंगा था उसकी महंगे आटे पर लोग रोक लगा दी इनके द्वारा, और सभी लोगों को साबुत गेहूं से बनी रोटी, जिसे क्षमता रोटी ये लोग कहते थे, वो खाना अनिवार्य कर दिया। मतलब सभी लोगों को इस तरीके की रोटी खाना पड़ेगा ताकि बराबरी रहे समाज में। अब लोगों में बराबरी लाने के लिए ये लोग क्या करते, प्राचीन मॉन्श्यूर जो मासे और मदाम महोदया के स्थान पर अब वहाँ के स्त्री पुरुषों को शीतोयन नागरिक तथा शीतोइन नागरिका से संबोधित किया जाने लगा। पहले लोगों को क्या बुलाया जाता था, मॉन्श्यूर मतलब मासे और मदाम महोदया के स्थान पर अब ये लोग शीतोयन और नागरिका के रूप में बुलाया जाने लगा। चर्च को बैरक तथा दफ्तरों में बदल दिया, चर्च को खत्म कर दिया और बैरक दफ्तरों में बदल दिया। रॉबस्पियर की नीतियों के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आखिरकार 1794 में न्यायालय ने इसको भी दोषी ठहराया और इसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया। देखो किस तरीके से इसका हश्र हुआ। अब क्या होता है, इसके मरने के बाद क्या होता है, डायरेक्टरी का शासन आता है। देखो जैसे जो जैकोबियन सरकार का पतन हुआ, खत्म हुई, इसके बाद सत्ता अब जो मध्यम वर्ग है उसके संपन्न वर्ग के पास आ जाती है और इनके द्वारा एक नया संविधान बनाया जाता है। अब देखो जो संविधान है उस किस तरीके से बनाया जाता है, जो संपत्तिहीन लोग थे उनको वोट का अधिकार नहीं दिया जाता, जबकि रॉबस्पियर ने संपत्तिहीन लोगों को भी क्या दिया गया था, वोट देने का अधिकार दिया था, लेकिन इन्होंने ये बंद कर दिया डायरेक्टरी के टाइम पे। शासन चलाने के लिए एक 5 सदस्यीय डायरेक्टरी बनाई। इन्होंने क्या सोचा कि यार पहले एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता चली गई तो वो बहुत ज़्यादा डिक्टेटर हो गया, तो इससे के लिए इन्होंने 5 लोगों में सत्ता को डिवाइड कर दिया। विधान परिषदों में हालांकि ये जो लोग थे, ये डायरेक्टर थे, ये लोग झगड़ा किया करते थे, परिषद उन्हें हटाने की कोशिश करती थी। इसी के कारण ये सारा लफड़ा इनके टाइम पे चला करता था और इस टाइम को फ्रांस के इतिहास में सबसे भ्रष्ट शासन कहा जाता है। जो डायरेक्टरी एक हाथ में शक्ति केंद्रित ना हो इसलिए बनाई गई थी, इसी ने नेपोलियन जैसे तानाशाही का मार्ग प्रशस्त किया। देखो जो डायरेक्टरी क्यों बनाई थी कि एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता ना हो, इस कारण बनाई गई थी। लेकिन इसने क्या किया, नेपोलियन जैसे लोगों को आमंत्रित किया, इसने ऐसे लोग यहाँ पर आए, तो मतलब इस तरीके से यहाँ का शासन चला। क्या महिलाओं ने भी क्रांति की थी? जो महिलाएं थी फ्रांस के समाज में, उनके द्वारा भी क्रांति की गई थी या नहीं की गई थी, इनके बारे में आज बात करने वाले हैं। देखो फ्रांस का जो समाज है उसमें महिलाओं ने शुरू से ही योगदान किया है। शुरू से ही जो फ्रांस की महिलाएं हैं उन्होंने समाज में बहुत सारा योगदान किया है। देखो अब क्या होता है कि जो अधिकांश जो महिलाएं थी वो तृतीय एस्टेट की जो महिलाएं थी वो बुनाई करती थी, कपड़ों की धुलाई, फल फूल सब्जियां बेचना और बहुत सारी घरों में घरेलू काम भी करती थी और बहुत सारी वेश्यावृत्ति भी करती थी। और जो तृतीय एस्टेट है उसमें से कुछ केवल जो अमीर लोग हैं उनकी महिलाएं पढ़ी लिखी थी, प्रशिक्षित थी, बाकी को ऐसे मौके नहीं मिल पाए क्योंकि इस तरीके का वहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं था। अब देखो जो महिलाएं घरेलू कार्य करने लग जाती है, शादी जब हो जाती थी अमीर महिलाओं की भी, तो घरेलू कार्य करना, पानी लाना, पाव रोटी में लाइन के लिए खड़े होना, बच्चों की देख रेख करना, ये सब कार्य वो करती रहती थी। फिर भी महिलाओं का जो वेतन था वो पुरुषों के वेतन से कम हुआ करता था। इसके साथ साथ ही जो राजनीतिक अधिकार थे वो भी महिलाओं को नहीं मिले हुए थे। अब देखो जो महिलाएं खुद की जो राजनीतिक हित है उनको पूरा करने के लिए बहुत सारी ये क्लब बना लेती है। लगभग 60 से ज़्यादा क्लब इनके बने हुए थे अलग अलग शहरों में, तथा इन्होंने अपने खुद के अखबार भी निकाले। अब क्या होगा कि इनमें से जो सबसे प्रमुख जो क्लब था वो द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन था। इसकी मांग क्या थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। जो 1791 का जो संविधान था उसमें महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया था। अब ये क्या करने लग जाएगी कि अपने लिए जो वोट देने का मांग है या चुनाव लड़ने का मांग है, इनकी जो अपने मांग है ये किसके माध्यम से, क्लब के माध्यम से उठाने लग जाते हैं। अब देखो 1791 के बाद महिलाओं की सुधार लाने के लिए हालांकि सरकार ने बहुत सारी काम किए थे। 1791 में जो संवैधानिक राजतंत्र बना था उसमें महिलाओं की ज़िंदगी को सुधारने के लिए बहुत सारे कानून बनाए थे। जैसे लड़का और जो लड़की है वो साथ में सरकारी स्कूलों में पढ़ सकेंगे, बहुत सारे सरकारी स्कूल खोले गए थे।
महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी नहीं की जा सकती थी, उनकी भी इच्छा होना ज़रूरी था। इसके अलावा जो तलाक था उसको कानूनी मान्यता दे दी गई थी, चाहे महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी तलाक की अर्जी लगा सकता है, कोई भी तलाक मांग सकता है। इसके अलावा देखिए महिलाओं को प्रशिक्षण लेने का, कलाकार बनने का तथा छोटे मोटे व्यवसाय करने की छूट दे दी गई थी सरकार के द्वारा। लेकिन इनको राजनीतिक अधिकार अभी भी प्राप्त नहीं थे, जैसे चुनाव लड़ने का, वोट देने का, ये सारे इनको अधिकार नहीं मिले हुए थे। इस कारण ये क्या करने लग जाते हैं, ये विरोध अपना जारी रखते हैं, क्योंकि ये चाहती है कि हमारे को राजनीतिक अधिकार भी पुरुषों के समान मिले। अब देखिए क्या होता है कि आतंकी शासन जो 1793 से 94 के दौरान हुआ था, उसके दौरान क्या होता है कि महिलाओं के जो क्लब बने हुए थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। साथ ही बहुत सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुत सारी जो महिलाएं थी उनको फांसी वगैरह पे भी चढ़ा दिया गया, बहुत सारी को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। अब देखो लेकिन आगे भी क्या करती है कि महिलाएं अपने जो अधिकार है, मताधिकार है, इसकी मांग चलती रहती थी। ये सारे कर दिए गए थे जैकोबियन क्लब की जो सरकार थी उसके द्वारा। लेकिन महिलाएं आगे भी क्या मांगती रही, अपना मताधिकार मांगती रही। और फाइनली 1946 में ये है ना, इन्होंने अपना मताधिकार इनको दिया गया फ्रांस की सरकार के द्वारा। 1946 में देखो कितने साल बाद इनको मत का अधिकार दिया गया था, इक्वल राइट दिया गया था। एक महिला और भी हुआ करती थी, ओलम दे गोज, इन्होंने एक घोषणा पत्र दिखा था और इसको फांसी की सज़ा, गिलोटिन भी कर दिया गया था सरकार के द्वारा, क्योंकि ये महिलाओं के लिए इस तरीके से अधिकारों की मांग कर रही थी। इन्होंने क्या कहा, देखिए क्या क्या कहा था इन्होंने कि औरत जो है उनको जन्म से बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, औरत जन्म से स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। ये सारी आप देख लेना एक बार, जो भी घोषणा पत्र होने वाला है दास प्रथा का अंत। तो देखिए फ्रांस के जो उपनिवेश थे उनमें दास प्रथा का अंत किया जाता है जैकोबियन के शासन के दौरान। 4 अगस्त 1789 को जो सामाजिक सुधार क्रांति हुई थी उसके दौरान किया जाता है। हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया था। देखिए जो तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी आदि जो महत्वपूर्ण वस्तुएं होती थी फ्रांस में के लिए, फ्रांस के जो लोग थे वो कैरेबियन उपनिवेश पर निर्भर करते थे। जो कैरेबियन जो आइलैंड है उनके ऊपर ये निर्भर थे, वहाँ पर ही ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब क्या होता है कि जो यूरोपियन लोग हैं दूर और अनजान जगह पर काम करने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि जो कैरेबियन आइलैंड है वहाँ पर अगर आपको चाय कॉफ़ी के बागान लगाने हैं ना, तो लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो यूरोपियन लोग हैं वो काम करने के इच्छुक वहाँ पर नहीं होते हैं। अब देखो इससे क्या होता है कि जो बागान है, बागानों में श्रमिकों की कमी हो जाती है और इन श्रमिकों की पूरी करने के लिए ये दास जो लोग हैं उनसे काम करवाया करते थे। अब ये दास कहाँ मिलते थे इन लोगों को? दास खरीदने के लिए ये क्या करते थे, फ्रांस के जो सेठ लोग थे वो बोर्दो या नान्ते बंदरगाह है फ्रांस में, वहाँ से अफ्रीका के बंदरगाह जाते थे तथा यहाँ से स्थानीय जो लोग, जो सरदार हुआ करते थे, उनसे ये दास खरीदते थे। जैसे आप देखिए मैप की सहायता से आप समझ पा रहे हो कहाँ पर फ्रांस से नान्ते बंदरगाह से ये कहाँ जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं। और यहाँ से जो कैरेबियन जो आइलैंड है यहाँ पर इन दासों को ले जाते थे और यहाँ पर इनको बेच दिया जाता था बागान मालिकों के लिए। जो कैरेबियन उपनिवेश जैसे मोर्टिनिक है, गोडलेलोप है और सेंट डोमिंगो है, यहाँ पर दासों को, बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। इस तरीके से क्या होता था कि जो दास है ये यूरोप के जो बाकी के जो एरिया था वहाँ पर नील, कॉफ़ी, चीनी आदि की ज़रूरतों को ये लोग पूरा कर देते थे। इस तरीके से यहाँ की फ्रांस की भी जो ज़रूरतें थी वो पूरी हो जाती थी। अब आगे क्या होता है, देखिए आगे चलते हैं। अब नेशनल असेंबली क्या करती है कि ने दास व्यापार को समाप्त करने के लिए, हालांकि नेशनल असेंबली में बहस हुई थी, लेकिन जो कुछ व्यापारी ऐसे थे जो दासों पर निर्भर थे, इस कारण उनके दबाव के कारण ये जो नेशनल असेंबली है इन पर कानून नहीं बना पाई। और 1794 में जो कन्वेंशन है उसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। हम पर ने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में। लेकिन जो नेपोलियन है उसके द्वारा ये वापस से शुरू कर दिया जाता है। और नेपोलियन ने कहा कि जो अफ्रीका की जो निग्रो लोग हैं ना उनको क्या मिल सकते हैं, गुलाम बना सकते हैं। बागान मालिक अफ्रीका के निग्रो लोगों को गुलाम बना सकते हैं। ये स्वतंत्रता उनको दे दी गई। लेकिन जो आखिरकार 1848 में जो फ्रांस के उपनिवेश हैं उससे दास प्रथा फाइनली ख़त्म हो जाती है। तो 1848 में ये
जो दास प्रथा है ना, ये ख़त्म की जाती है। तो देखिए कितने साल बाद में ये ख़त्म होती है। तो इसके बाद अब हम देखने वाले हैं क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। ये दास प्रथा वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक और टॉपिक है क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। क्रांति के बाद लोग किस तरीके से रहते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है कि 1789 की जो क्रांति है, इसके बाद लोग, जो यहाँ के लोग थे, उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले। कौन कौन से परिवर्तन आए, ये हम देखने वाले हैं। देखो, जो सरकार है उन्होंने कानून बनाकर लोगों में समानता और स्वतंत्रता जैसे जो आदर्श थे ना, वो लोगों के जीवन में उतारने की कोशिश की। सरकार के द्वारा क्या किया गया, कानून बनाए गए और समानता व स्वतंत्रता जैसे आदर्श हैं लोगों के जीवन में उतारने की कोशिश की गई। बास्तिल के किले का क्या कर दिया जाता था, कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया जाता है। और इसके बाद सेंसरशिप की भी समाप्ति कर दी जाती है। सेंसरशिप क्या होती है, हमने देखा कि कोई भी अगर आप चीज़ जैसे पत्रिका है या कोई भी बुक पब्लिश कर रहे हो, तो उससे पहले इसको क्या किया जाता था, राजा के द्वारा पढ़ा जाता था। राजा के एक अंडर एक डिपार्टमेंट होता था, सेंसरशिप डिपार्टमेंट। जैसे आज भी अगर आपको कोई भी मूवी रिलीज करनी है ना, तो वो सेंसर बोर्ड के पास जाती है। उसके बाद ही, उसकी मंजूरी के बाद ही कोई भी मूवी क्या होती थी, रिलीज हुआ करती थी। तो राजा के शासन के दौरान कुछ भी किताबें लिखने, अखबार व नाटक पब्लिक करने से पहले सेंसर विभाग की स्वीकृति आपको लेनी पड़ती थी। तो ये होता था सेंसर। तो अब ये हटा दिया जाता है। अब जैसे ही सेंसरशिप हट गई, सेंसरशिप हटने के बाद क्या होता है कि फ्रांस में अखबार, पोस्टर, किताबें, पर्चे आदि की बाढ़ सी आ गई। मतलब बहुत ज़्यादा ये लिखे गई। अब जो गांव शहर की, हर फ्रांस की हर घटना आदि पर चर्चाएं होने लग गई। क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में चर्चाएं होने लग गई। चाहे गांव हो या शहर हो, हर जगह पर इनके बारे में क्या होने लग जाती है, चर्चा होने लग जाती है। अब देखो, कुछ जगह पर कुछ ही लोग फ्रांस में पढ़े हुए थे, तो जो बिना पढ़े लोग थे उन तक लोगों तक इन सारी जो चर्चाएं हैं ये पहुंचाने के लिए नाटक, जुलूस और संगीत के माध्यम से जो दार्शनिक और जो राजनीतिकों के जो स्वतंत्रता और न्याय संबंधी जो लेखन थे ना, उन पर उनको पहुंचाने का काम ये करते थे और न्याय संबंधी लेखन को ये समझाने का प्रयास करते थे, नाटक, जुलूस और संगीत के माध्यम से। तो इस तरीके से जुलूस निकाले जाते थे। और अब देखिए इसका क्या सारांश रहा, इस क्रांति का क्या सारांश रहा। देखो, हम देखने वाले हैं, इसका सारांश देखते हैं अब। ठीक है, ये तो वहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब अपन देखेंगे सारांश। तो देखिए, जो नेपोलियन है 1804 में अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। हम देखते हैं 1799 में जो डायरेक्टरी का रूल जैसे ही समाप्त होता है, तो नेपोलियन यहाँ पर पावरफुल हो जाता है और 1804 में अपने आप को उस फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। अब देखो, जो नेपोलियन है पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। पूरे यूरोप को जीतने की हठधर्मिता वो पकड़ लेता है। पुराने राजा को हटा दिया जाता है, पुराने जो राजा हुआ करते थे उनको ये हटा देता है और अपने जो लोग हैं, अपने परिवार के जो लोग थे, उनको वहाँ का शासन की बागडोर दे देता है, उनको शासक बना देता है, उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको दे देता है। अब देखिए, नेपोलियन के द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए। अब अगली क्लास में हम देखने वाले हैं, नेपोलियन कोड भी देखेंगे जब 10th में आओगे आप तब। अब इसने जैसे संपत्ति का अधिकार दे दिया, निजी संपत्ति का अधिकार, दशमलव पद्धति के आधार पर नाप तोल की प्रणाली इसने चलाई, एक समान प्रणाली इसके द्वारा चलाई गई। ये सारे क्या किए, इसके द्वारा सुधार किए गए। प्रारंभ में नेपोलियन जो थे ना, ये नेपोलियन को लोग प्रारंभ में नेपोलियन को मुक्तिदाता के रूप में समझते थे, लेकिन जैसे जैसे बाद में उसने सेंसरशिप पर बैन कर दिया, बहुत सारे टैक्सेज बढ़ाने लग गया और हर लोगों को क्या होता था, सेना में भर्ती होना पड़ता था। इस कारण अब लोग इससे पक चुके थे। अब ये नेपोलियन की सेना को हमलावर मानने लग जाते हैं आगे चल के। और बाद में क्या होता है कि 1815 में वाटरलू के युद्ध में इंग्लैंड, रूस, प्रूसिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया के द्वारा इसको हरा दिया जाता है। देखिए, लेकिन जो हारने के बाद भी जो नेपोलियन के जो क्रांतिकारी विचार थे, ये लंबे समय तक जो यूरोप है वहाँ पर बने रहते हैं। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण विरासत रही है, जो बाद में पूरे यूरोप में फैल गए और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसी ने राष्ट्र राज्यों की स्थापना का बीज बोया और
भारत के जो टीपू सुल्तान हैं और जो राजा राम मोहन राय थे, भारत के टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय थे, फ्रांस की क्रांति से उपजे इन विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित ये थे। तो ये था फ्रांस की क्रांति